हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव SK यादव क्लासेस से। आज आपको इस वीडियो के अंदर चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने पहली वीडियो में दिया है। इसमें जो चैप्टर का नाम है विदेशी यात्रियों के नज़रिए। इसके अंदर मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर तीनों यात्रियों के बारे में जीवन परिचय, उनकी बुक, उनके बारे में बताया था। अभी जो इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ कि इन विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में क्या लिखा, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, उन सब का जिक्र कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एल्ब्रूनी के लिए भारत एक अलग महाद्वीप था। उसने भारत के अंदर जो बहुत सी चीज़ें देखी उसकी किसी न किसी संस्कृति से तुलना की है। और एल्ब्रूनी को हालांकि कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन फिर भी काफ़ी समस्याएं आई। सबसे पहली भाषा की समस्या, दूसरी जो धार्मिक रीति रिवाज थे हिंदू और मुस्लिम के कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं, उसकी समस्या थी। तीसरे जो वर्ण व्यवस्था थी भारत के अंदर, बाकी जो मध्य एशियाई देश थे उनमें वर्ण व्यवस्था वैसी नहीं थी। और इन सब के बारे में खोजबीन करना एक कठिन समस्या थी इनके सामने। लिखते समय ज़्यादातर एल्ब्रूनी ने जो भारत के प्राचीन ग्रंथ है, ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथ है या ऋषियों द्वारा रचित हैं, जैसे वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि, मनुस्मृति इत्यादि, जो ज़्यादातर संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। हालांकि संस्कृत का इन्हें समझते थे संस्कृत को, लेकिन फिर भी उसको अरबी में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती थी। दूसरी यानी भाषा में अनुवाद करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क था। एल्ब्रूनी के अनुसार भारत के अंदर उस समय 4 वर्ण थे और जातियाँ और वर्णों के अलावा भी जातियाँ थी। और जो जाति प्रथा के अंदर नियम थे वो बहुत कठोर थे। एक जाति को छोड़ के दूसरी जाति में लोग नहीं जा सकते थे, यानी ब्राह्मणवाद या वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी। और उसी 4 वर्णों का एल्ब्रूनी ने फारस के 4 वर्णों का जिक्र किया है कि फारस के अंदर भी 4 वर्ण हैं, एक घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु, पुरोहित और इसके अलावा कृषक या शिल्पकार। इस तरह से उसने कंपेयर करने की कोशिश की, लेकिन जो भारत के 4 वर्ण थे और फारस के 4 वर्ण थे वो अलग अलग थे। इसके अलावा जो हिंदू और मुस्लिम, इस्लाम और हिंदू धर्म के अंदर जो परिवर्तन था वो ब्राह्मणवाद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने इस चीज़ को गलत माना, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य हवा को स्वस्थ करता है, यानी जो भी हवा के अंदर कीटाणु होते हैं सूर्य की धूप उनको ख़त्म करती है। ऐसे ही समुद्री पानी को नमक साफ करता है। अगर ऐसा न होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। इंसान या जैसे भारत के अंदर छुआछूत की व्यवस्था इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे को छूने से भी अपवित्र मानते थे। उनको गांव से निकाल दिया जाता था, पानी एक साथ नहीं बैठ नहीं सकते थे एक तरह से साथ में। तो इन सब चीज़ों का उसने एक तरह से विरोध किया है। ये सब चीज़ें भारत के अंदर बहुत गलत थी, क्योंकि इंसान सभी बराबर हैं, उनके अंदर ये छुआछूत और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से एल्ब्रूनी ने भारतीय समाज के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि भारतीय समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां थी वो काफ़ी हद तक गलत थी। दूसरा जो पॉइंट ले रही हूँ वो है इब्न बतूता ने किन किन बातों की जानने की कोशिश की। इब्न बतूता ज़्यादातर उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे कि भारत में नारियल का पेड़ और पान, इन दोनों चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से जिक्र किया है। उन्होंने माना कि नारियल का पेड़ खजूर की तरह था, खजूर की तरह लंबा था, लेकिन उसके अंदर जो फल लगता था वो अलग लगता था। और नारियल एक तरह से इंसान की खोपड़ी की कंपेयर की गई उससे। अभी देखो, जैसे मैं NCERT में दिया हुआ है, ये बता रही हूँ आपको कि उन्होंने नारियल के बारे में क्या लिखा है। ये वर्ग स्वरूप सबसे अनोखे तथा विस्मयकारी थे। ये एक तरह से बिल्कुल खजूर की पेड़ की तरह था। जैसे खजूर के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, ऐसे ही नारियल के पेड़ भी बहुत ऊंचे होते हैं।
इनमें कोई अंतर नहीं सिवाय एक अपवाद से। एक काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर निकलता है। ये खजूर पे तो खजूर लगते हैं, लेकिन इसमें एक गोल काष्ठ फल यानी नारियल को काष्ठ फल कहा गया है। और नारियल का जो काष्ठ फल है उसके किससे मेल किया गया है? सिर से, इंसान के सिर से, कि वह एक तरह से मानव के सिर की तरह है। इसमें जैसे 2 आँखें, एक मुंह है और अंदर का भाग बिल्कुल हरा है। जैसे कि इंसान का सिर ऊपर से बहुत मोटा होता है, टफ होता है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। और इसके ऊपर जो बाल से लगे होते हैं, जैसे सिर पे बाल होते हैं इस टाइप से, उनकी रस्सी बनाई जाती है और इनको तोड़ने के लिए लोहे की किलों का भी प्रयोग होता है। जहाज़ों की सिलाई में भी काम आती है। इसी तरह से इन्होंने इसमें पान का ये नारियल का जिक्र किया है। और दूसरा जो जिक्र किया है वो है पान के पत्ते का, कि पान एक तरह से एक लता है, एक बेल है, लेकिन उसको फल नहीं खाए जाते बल्कि उसके पत्तियां खाई जाती हैं। पत्तियों के अंदर सुपारी वगैरह डाल दी जाती है, जायफल, और उनको फिर चबाया जाता है जिससे कि लाल मुंह हो जाता है। और भारत में बहुत प्रचलित है। इस तरह से इन दोनों चीज़ों का जिक्र किया है क्योंकि ये इब्न बतूता को बहुत अजीब लगी थी। भारत के अंदर ही उन्होंने ये पहले बार देखा था। मोरक्को या यूरोप या अफ्रीकन कंट्री के अंदर पान और नारियल दोनों चीज़ें नहीं थी, इसलिए उन दोनों चीज़ों का इन्होंने अपनी बुक के अंदर जिक्र किया है। इसके अलावा इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है। उन्होंने माना कि भारतीय शहर बहुत बड़े, भीड़ भाड़ वाले और चमक दमक वाले शहर थे। उन्होंने 2 शहरों का नाम लिया है, दिल्ली और दौलताबाद। दोनों ही शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रोज़गार बहुत ज़्यादा थे शहरों के अंदर, और जो भी व्यक्ति रहते थे वो ज़्यादातर व्यापार से संबंधित रहते थे। और इन शहरों में कई तरह के लोग रहते थे जो हिंदी भी बोलते थे, अरबी, फ़ारसी, तुर्की इत्यादि। इस तरह से उन्होंने भारतीय शहरों का भी वर्णन किया है, जिसमें दिल्ली और दौलताबाद का नाम लिया है। तीसरा भारतीय जो शहरों के अंदर व्यापारी वर्ग रहता था वो काफ़ी मुनाफा कमाते थे। और जो व्यापारिक चीज़ें यूज होती थी वो था सूती कपड़ा, मलमल, रेशम, जरी व साटन। इन चीज़ों की बाहर के देशों के अंदर बहुत मांग थी, भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते थे। कौन कौन सी चीज़ें बताई जिनका व्यापार ज़्यादा होता था? सूती कपड़ा, मलमल, रेशम, जरी व साटन। इसके अलावा इब्न बतूता ने पान, नारियल, भारतीय शहर और चौथी चीज़ का जो जिक्र किया है वो है अनूठी संचार प्रणाली। यानी भारत की जो डाक व्यवस्था थी, संचार प्रणाली थी, उसको देखकर इब्न बतूता चकित रह गए थे। उन्होंने माना कि दिल्ली से सिंध पहुंचने में 50 दिन लगते थे, लेकिन जो राजा की गुप्तचर व्यवस्था थी और डाक थी वो सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाते थे। उसमें पैदल भी होते थे और घुड़सवार भी होते थे। और उस समय भारत के अंदर भी दास प्रथा प्रचलित थी। इसमें जो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है उसमें भी मैं आपको थोड़ा डिटेल बताती हूँ कि डाक व्यवस्था के अंदर जो पैदल होते थे उनको उलूक कहा जाता था। हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। और पैदल डाक यानी एक डाक व्यवस्था जो घोड़ों से चलते थे, एक पैदल होते थे। 3-3 मील की दूरी पर अगला आदमी तैयार रहता था और उसे टाइम वेस्ट नहीं होता था, वो घंटी बजाते थे और जैसे ही अगला संदेशवाहक शुरू हो जाता था। इस तरह से ये 50 दिन का सफ़र वो 5 दिन में कवर कर पाते थे। उन्होंने माना कि उस समय की दुनिया में सबसे अच्छी डाक व्यवस्था थी भारत के अंदर, और अपराध बहुत कम होते थे क्योंकि जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत कठोर थी। इसके अलावा तीसरी जो मैं जिक्र करूँगी वो था बर्नियर। बर्नियर ने भारत के बारे में जो बुक लिखी, ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर, उसमें एक तरह से आलोचना की है। उन्होंने माना कि यूरोपियन सभ्यता भारतीय सभ्यता से काफ़ी आगे है, यानी जो यूरोप कंट्री है उनकी सभ्यता काफ़ी आगे है, भारतीय या एशियाई देश काफ़ी पीछे हैं। और सबसे बड़ी जो कमी मानी वो भूस्वामित्व को लेकर मानी कि भारत के अंदर राजा ही
ज़मीन का मालिक होता है और वो फिर अपने चाहने वालों में ही ज़मीन को बांट देता है, जिससे सारा फ़ायदा अमीरों को या राजा को होता है और आम प्रजा की हालत बहुत ख़राब होती है। मेहनत वो करते हैं लेकिन वो जीवन यापन भी मुश्किल से कर पाते हैं। अधिकांश जो उपज का हिस्सा है वो शासक के पास ही चला जाता है। जो खेती करते हैं या शासक से जो बचता है वो अमीर वर्ग ले लेते हैं। इसके अलावा जो निम्न वर्ग है जो खेती करते हैं उसके पास मुश्किल से गुजारा कर पाता है। उन्होंने माना कि भारत के अंदर उस समय महंगी धातुएं काफ़ी आ रही थी, क्योंकि जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो काफ़ी चीज़ें भारत से बाहर जाती थी, इसलिए सोना और चांदी काफ़ी मात्रा में भारत में आ रहा था। इसलिए भारत की जो इकोनॉमी थी उस समय काफ़ी अच्छी थी। बर्नियर ने एक चीज़ के बारे में और लिखा है, भारत के अंदर जो सामाजिक प्रथा थी, सती प्रथा, उसके बारे में भी लिखा है कि भारत के अंदर एक ऐसी सामाजिक बुराई थी जिसमें कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसके साथ ही उसकी पत्नी को जिंदा जला लिया जाता था, और समाज के जो बुजुर्ग महिलाएं, पंडित और सब शामिल होते थे इसमें। उस लड़की को ज़बरदस्ती बांध दिया जाता था और वो रोती रहती थी और उसके साथ ही जला दिया जाता था। उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैंने लाहौर के अंदर खुद एक विधवा लड़की को जो 12 वर्ष की थी बलि होते हुए देखी, और मैं उस व्यवस्था को देख नहीं पाया। इसलिए उन्होंने भारत की जो सामाजिक बुराइयां थी उनका भी जिक्र किया है कि भारत के अंदर कई सामाजिक बुराइयां बहुत गलत थी जो समाज में नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं इतना ही लिखती हूँ। इसके अंदर जो क्वेश्चन है, कई बार बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है या इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या लिखा है, इन सब के बारे में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में डालिए। थैंक यू।